धारा 370 पार्ट 4 भाग 21। इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध के अंतर्गत मतलब टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस बनाया गया था। इसके अंतर्गत मतलब आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 के तहत इसमें जानकारी शामिल थी, मतलब इनको शामिल किया गया था। और ये मूल संविधान में इसका नाम केवल इतना ही था, तो मतलब मूल संविधान में केवल इसका इतना ही नाम है था, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, जिसमें आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 इसके अंतर्गत शामिल है। इसके बाद आता है हमारा 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन कुछ इस प्रकार से था, जिसमें 1962 में नागालैंड के लिए 371 ए जनजाति समुदाय की यह मंशा थी कि आप जिस भाग में हमें डाल रहे हैं वह अस्थायी है। तब ऐसी स्थिति में नेहरू जी ने इसमें और एक चीज़ जोड़ी थी, अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो आर्टिकल 371 ए के विशेष प्रावधान के अंतर्गत दिया गया था नहीं था। धारा 370 कुल 1 2 3 इसके 3 टाइप थे अलग अलग, लेकिन जो फर्स्ट वाले थे इसमें 1 2 3 मतलब ए बी सी डी टाइप अलग अलग रूप में विभाजित था। मतलब कहने का मतलब ये है कि धारा 370 के जो 1 2 और 3 जो टाइप थे, मतलब धारा 370 के ये 3 भाग थे, जिसमें पहले वाले भाग में टोटल 4 भाग और सम्मिलित थे। हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो अभी हम पार्ट 1 की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत 4 भागों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो 1 के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम। 1 के अंतर्गत तो पार्ट ए हमारे संविधान का आर्टिकल 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, यहाँ 371 में लिखा है। और भारतीय संसद का जम्मू कश्मीर पर अधिकार कितना रहेगा, 371 बी के अंतर्गत में बताया गया है, जिसमें संघ सूची और संवर्धित सूची शामिल है। इसके अलावा 3 विषय रक्षा, संचार, विदेशी संबंध और रक्षा, संचार और विदेशी संबंध इसके अंतर्गत आएंगे, जो कि जम्मू कश्मीर के परामर्श पर होंगे। इसकी जानकारी भी यही देते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ था तब भारतीय संविधान में जो राज्य थे वह प्रकार के थे, मतलब भाग 6 और भाग 5 के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। राज्यों के बारे में बताया गया है भाग 6 के अंतर्गत, और केंद्र के बारे में भाग 5 के अंतर्गत बताया गया है। इसमें वे राज्य थे जिसमें ब्रिटिश सत्ता ने हमें सौंपे थे। भाग 6 में इसकी जानकारी है आर्टिकल 152 से 237 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत राज्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मतलब कुछ राज्य ऐसे भी थे जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे राज्यों में परिवर्तन चल रहा था धारा के अंतर्गत विशेष प्रावधान के द्वारा। पार्ट बी में भाग 7 आर्टिकल 238 जो राज्य मान नहीं है रहे थे तो उन्हें सेना या अन्य राज्य पदवी जैसे हैदराबाद, मसूर और जम्मू कश्मीर 6 से क्षेत्र विवरण दिया गया है। पार्ट सी भाग 8 के अंतर्गत जो आर्टिकल 239 से 242 के अंतर्गत था, इसमें छोटी रियासतें या जिसे इंग्लैंड की सरकार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य कर रही थी, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पेप्सू, ये सभी जगहों पर जो पार्ट सी के अंतर्गत थे वो आर्टिकल 239 से 242 के अंतर्गत है। पेप्सू मतलब पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, इसका फुल फॉर्म है, कई बार पेपरों में पूछ लेता है पेप्सू। ठीक है, तो आपको इसको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कंप्लीट है पार्ट सी के अंतर्गत भाग का। पार्ट डी भाग 9 आर्टिकल 243 से, इसमें अंडमान निकोबार उपस्थित है और धारा 243 के अंतर्गत 50 आर्टिकल है, इसलिए हमारे भारतीय संविधान को एक लचीला बोला जाता है। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। लक्षद्वीप पर कब्जा। लक्षद्वीप पर कब्जा एक प्रकार से ऐसा था कि 30 मिनट पहले मतलब पहले पहुंचकर अपने भारतीय सेना ने इस पर कब्जा करा था। कुल मिला के कहने का मतलब लक्षद्वीप के लोगों को ये भी नहीं पता था कि इसमें झंडा क्या होता है, वहाँ के बारे में विवरण क्या होता है, देश हित क्या होता है, जनहित क्या होता है, इसके बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी। उनको किसी भारी आक्रमण या युद्ध के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान हालांकि लक्षद्वीप पर अपना अधिकार जमाने के लिए वहाँ निकला जरूर था, लेकिन भारतीय सेना उससे पहले पहुँच चुकी थी। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि केवल आधे घंटे के सफर के अंतर्गत फैसला हुआ था। यदि आधे घंटे भारतीय सेना लेट हो जाती तो लक्षद्वीप शायद हमारे पास नहीं होता, वो भी एक पाकिस्तान का हिस्सा ही होता, ऐसा हम मानते हैं। जैसे पहले अभी कुछ समय में बांग्लादेश था। अब पुर्तगाल से दादर नागर हवेली, मतलब दादर और नागर हवेली के जो बीच में क्षेत्र था भारत, तो भारत मतलब दादर और नागर हवेली में पुर्तगाल रहते थे। अब पुर्तगाली चाहते थे कि दादर और नागर के बीच में हमारा संबंध बने, मतलब इनके बीच में जब युद्ध हुआ तो इनको सेना की आवश्यकता पड़ी। तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके बीच में पुर्तगालियों को सेना ले आने से मना कर दिया, क्योंकि हवाई व्यवस्था पूरे भारत के अंतर्गत थी, जिसके कारण पुर्तगालियों को पूर्ण रूप से पुर्तगाल को मतलब दादर और नागर हवेली को छोड़ना ही पड़ा, दादर क्षेत्र को छोड़ना ही पड़ा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कार्य दादर नगर हवेली के अंतर्गत मध्य इस रूप से चल रही थी और इनकार कर दिया था। तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, भारत क्षेत्र में छोड़कर जाना पड़ गया था पुर्तगालियों को, क्योंकि हवाई व्यवस्था जब हमारे हाथ में थी और हम जब किसी को अंदर कार्य करने की अनुमति ही नहीं देंगे, सेना लाने की अनुमति नहीं देंगे और युद्ध होगा तो मार थोड़ी ना खाएंगे। इस कंडीशन में उनको पुर्तगालियों को वो क्षेत्र छोड़ना ही पड़ा। हालांकि ये तो बहुत पहले ही हो जाना था। उसके बाद गोवा व दमन द्वीप में पुर्तगालियों ने सरकार को काफ़ी तकलीफ़ें पहुंचाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने का स्वर्गवास 1950 में हो गया था। 1961 में अफ्रीका में पुर्तगालियों ने वहां की जनता को पीटा, जिससे वहां के नेता अर्थात अंगोला के नेता भारत आए और नेहरू जी से संपर्क किया। पुर्तगालियों के इस व्यवस्था मतलब व्यवहार को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय सेना को गोवा दमन द्वीप जाने के लिए कहा और 1 दिसंबर 1961 में दोनों जगह भारत का झंडा फहरा दिया गया, गोवा और दमन द्वीप में आज़ाद हुए। इसके बाद में 1947 में बात हुई फ्रांस की। 1947 फ्रांस ने जनमत संग्रह के आधार पर चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था उससे जनमत हुआ। भारत के पक्ष में 5000 के लगभग वोटिंग हुई, जबकि फ्रांस के में केवल 114 वोट ही शामिल हुए थे। कहने का मतलब यह है कि ये भी चाह रहे थे जैसे अपने चंद्र मतलब जूनागढ़ के हर किसी को जनमत संग्रह करवाने का आदेश हो गया था, जैसे जूनागढ़ में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था, वैसे ये यहाँ भी चाह रहे थे कि यहाँ पर भी जनमत संग्रह के आधार पर जीत सके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 1954 में यनम और माहे जनता के कब्जे में चले गए। तब फ्रांस ने कहा प्लेमेसाइड कराया जाए वापस से, अर्थात जनमत संग्रह करा जाए कराकल और पांडिचेरी में। दोनों में भारत जीत गया। यनम और माहे में कोई प्लेमेसाइड नहीं करवाया गया, कोई प्लेमेसाइड में जनमत संग्रह नहीं कराया। दादर और दमन द्वीप तथा गोवा में भी कोई प्लेमेसाइड उस समय में नहीं करवाया गया था, जैसा कि फ्रांस चाह रहा था। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।